हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ ही स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी ऑन कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है, अनिकी वाली जो क्लास है, सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का दोनों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको दिया था, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाए। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलें क्लास से स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो है तो क्लास को जो है शुरू से लेकर अंत तक जो है सभी लोग अटेंड करेंगे और लास्ट में आंसर देंगे कि आपने जो है 38 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट में आप सभी का चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। बताइए, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। किस ऊतक की बात कर रहे हैं साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों गर्भनाल से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, इसे जो है गर्भनाल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गर्भनाल कहते हैं उसको। ठीक, यह बच्चे की नाभि से जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहा जाता है क्या? बताइए, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको जो है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे किसी स्प्रिंग को खींचने से उसमें संचित ऊर्जा, बांध द्वारा रोके गए पानी में आपकी संचित ऊर्जा, धनुष की तनित डोरी में आपकी संचित ऊर्जा आदि आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। तीसरे पे क्या हो जाएगा? पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? बताइए। चलिए उत्तर दीजिए फटाक से, इसका सही उत्तर क्या है? पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है साथियों आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर इसके बारे में। अपवर्तन के अन्य उदाहरण देखिए, तारों का टिमटिमाना होता है सूर्योदय से पहले, एक सूर्यास्त के बाद भी जो है सूर्य का दिखाई देना होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर है, बताइएगा राइट आंसर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? बताइए, नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है या गोदावरी है? तो यह जो बना है साथियों आपका कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना का निर्माण जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले तथा तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित नदी, क्या दिया गया है? तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित नदी कोंडा गांव में एक के समीप कृष्णा नदी पर शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई हेतु किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले तथा तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित नंदी कोंडा गांव के समीप कृष्णा नदी पर शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई हेतु इस बांध परियोजना का जो निर्माण किया गया है। ठीक है, कृष्णा नदी पर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे पांचवा। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा? बताइए।
हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे रत्नावली। ठीक है, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, हर्षवर्धन पुष्य भूति वंश का शासक था। हर्षवर्धन को जो है तीन नाटक नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली लिखने का जो है श्रेय प्राप्त है। क्लियर है। और प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांगा जो हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया था, ये बात भी जो है हर्षवर्धन के बारे में पूछी जाती है। ठीक है, अगला है आपका छठा नंबर क्वेश्चन। वायरसाय के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी, और सॉरी, वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? ठीक है, बताइए। इन्फ्लुएंजा, पैरों का दाद या हेपेटाइटिस, या इनमें से कोई नहीं? तो पैरों का दर्द, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला पीला विकल्प पैरों का दांत। ठीक है, पैरों का दांत जो है वायरस जनित बीमारी नहीं है। ठीक है, क्लियर है, या फंगस या कवक जनित बीमारी होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बाकी इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस आपकी वायरस के कारण होने वाली बीमारियां होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 7वां नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। 7वें पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या देगा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? बताइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल कितना होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, जो आपका दिया गया पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सो इसके में अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सरकारी धन का संरक्षक कहा जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पदावधि जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इतनी होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 8वां नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 8वें पैटर्न से परमाणु बम की खोज किसने की थी? बताइए, परमाणु परमाणु बम की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परमाणु बम की खोज आपकी ऑटो हॉर्न ने की थी। ऑटो हॉर्न, जो आपका ए लवी कब देगा साथी आपका राइट आंसर। परमाणु बम की खोज आपकी ऑटो हॉर्न ने की थी। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए, अगला है आपका है क्वेश्चन नंबर 9। बताने की कोशिश करेंगे अच्छा, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? ठीक है, दादा भाई नौरोजी, वी के आर वी राव, आर सी देसाई या प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इसमें से कौन आपका एक अर्थशास्त्री नहीं है साथियों? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो प्रशांत चंद्र महाल नोबिस। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन दिएगा आपको दिख नहीं रहा है, 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको दिखेगा प्रशांत चंद्र महाल नोबिस जो आपके एक अर्थशास्त्री नहीं थे। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। ये क्या थे? ये स्वतंत्रता के बाद उन्होंने जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया था। ठीक है, प्रशांत चंद्र महाल नोबिस ने। चलिए, अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, आपको उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा विरुद्ध है? बताइए, कौन से देश की मुद्रा आपकी विरुद्ध है? इथोपिया की, टोगो की, एरिट्रिया की या एस्टोनिया की? किसकी मुद्रा आपकी विरुद्ध है? तो विरुद्ध जो है आपकी इथोपिया देश की है। ठीक है, इथोपिया देश की जो मुद्रा है आपकी विरुद्ध है, तो जो आपका ये कब देगा साथ ही आपका आइडेंटिटी। टोगो की मुद्रा आपकी CFA यानी कि कफा है। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 11 नंबर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है साथियों हर वर्ष की 22 मार्च को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सर इसके बारे में। चलिए, 22 मार्च को जो है आपका क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। ठीक, क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 12 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर को। निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी जो आपका दिया गया है पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर से इसके महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी वो संसद अधिवेशन में भाग ले सकता है किंतु मत नहीं दे सकता है। ठीक है, क्लियर है।
चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, बताइए। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो साथियों, भारतीय संविधान के मूलाधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 जो है जीवन के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, जीवन के अधिकार से संबंधित है। जो आपका ये विकल्प दिया गया साथियों, आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यह नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 14 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो आपके 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इनकी पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए ये कभी भी अनावृत नहीं दिखाई देते। ठीक है, इनका वितरण जो है उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो है रबड़, महोगनी, रोजवुड, अबनुस, बांस, बेंत आदि के जो है वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होती है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारत की संसद के बाद। जो आपका दिया गया यहाँ पे सीला विकल्प साथी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार जो है भारत की संसद के पास होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 16 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? बताइए, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है कहा जाता है आपका चार्ल्स बैजेस को। ठीक है, बैबेज को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प साथ ही आपका राइट आंसर। कंप्यूटर का पिता ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है, उनका विश्लेषण किया जाता है तथा आवश्यक परिणामों को आउटपुट के रूप में जो है निर्गत किया करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 17 नंबर, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो बताइए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे साथियों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको कहा जाता था आपका रूपक। ठीक है, जो आपका बिल विकल्प देगा साथियों, आपका आइडेंटिटी। प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो है गुप्तों ने जारी किए थे। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को जो आपका दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ठीक है, क्लियर है। शकों को पराजित करने की स्मृति में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 18 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बताइए? शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य कथन है? ठीक है, चलिए तो क्या दिया गया है यहाँ पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली कथक शैली की शास्त्रीय रूप है, गलत बात है। कथक क्या, कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है, गलत बात है। यह लोक नृत्यों में सदा श्रेष्ठ होती है, गलत बात है। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है, ये सही बात है। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है, ये वाला जो कथन दिएगा शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कौन कौन से? भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली आपका केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनी अट्टम केरल का, उड़ीसा आपका उड़ीसी उड़ीसा का है, और आपका सातरिया आपका असम का है। ठीक है, ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए
अगला है आपका 19 नंबर। ध्यान से देख के बताएंगे आर्टिसन निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार निपटे। निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है, हमसे पूछा है ना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लागत जन्य मुद्रास्फीति, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो, ठीक है। लागत जन्य मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन गति या तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है। लागत जन्य मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब कीमतों में वृद्धि वस्तु के उत्पादन की लागत बढ़ने के कारण होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 20 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आर्टिसन निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं, बताइए। किसे जो है सूचना राजपथ कहते हैं, तो सूचना राजपथ कहा जाता है साथियों आपका इंटरनेट को, ठीक है। जो आपका बी पिकअप देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। इंटरनेट को जो है सूचना राजपथ कहा जाता है। इसके द्वारा हम कुछ समय में कुछ ही समय में संसार के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं, ठीक है। भारत में या विश्व में किसी भी कोने में बैठकर किसी भी विशेष वस्तु की जो है संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट को जो है सूचना राजपथ कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 21 नंबर। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है, बताइए। यमुना और बेतवा नदियों का जो संगम है कहाँ होता है, तो यमुना और बेतवा नदियों का जो संगम होता है आपका एड्रेस हो साथियों हमीरपुर। जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका एड्रेस है। यमुना और बेतवा नदियों का संगम आपको उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर के समीप होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 22 नंबर। क्या देगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, बताइए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित भारत का आधुनिक तथा विशालतम कंटेनर पत्तन है, ठीक है। याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प आपका आइडेंटिटी है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है, ठीक है। जो आपका सील विकल्प देगा साथ ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में जो पढ़ेंगे आपका 23 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों 23 पे आपका आइडेंटिटी है टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित होते हैं। टोडरमल जो है निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है, तो इसका आइडेंटिटी हो जाएगा साथियों भूमि सुधार के कार्य से, ठीक है। जो आपका ये लो ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर से होगा इसके बारे में। टोडरमल, ठीक है, अकबर के शासनकाल में दीवान रहे टोडरमल ने जो है भूमि सुधार कार्य किए थे, ठीक है। टोडरमल ने जो है भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित जब्ती व्यवस्था को लागू किया था, अर्थात टोडरमल को जो है जब्ती प्रणाली का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। क्लियर है, यानी कि भूमि सुधार कार्य से संबंधित है टोडरमल। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 24 नंबर। सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया, बताइए। सांची के स्तूप का निर्माण जो है निम्न में से किस शासक ने करवाया था, कनिष्क ने, अशोक ने, बिंबिसार ने या पुष्यमित्र ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अशोक ने करवाया था, ठीक है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। सांची के स्तूप जो है मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था, ठीक है। यह विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। स्तूपों का निर्माण जो है एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर को तराश कर किया जाता था, ठीक है। इन स्तूपों के पास जो है बुद्ध के अवशेष स्थापित किए जाते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर। क्या देगा जन गण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1922 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर तत्व बोधिनी में, ठीक है। जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तत्व बोधिनी पत्रिका के संपादक महर्षि देवेंद्र टैगोर थे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम तत्व बोधिनी पत्रिका में ही प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 26 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 26 का राइट आंसर अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं, बताइए। अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध जो है निलंबित रहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है आपके आपातकालीन स्थिति के दौरान क्या होते हैं निलंबित रहते हैं अनुच्छेद 352 के, ठीक है। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे 27 पैटर्न स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है क्या, बताइए। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित होता है साथियों, तो देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में आपका निहित होता है क्या, तो आपका राइट आंसर कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन और धर्म का पालन एवं प्रचार, ये जो है स्वतंत्रता के अधिकार में निहित नहीं है, ठीक है। क्लियर। तो जो आपका पहला विकल्प देगा ए और बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर आया ना। चलिए
अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 28 नंबर बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, बताइए। बताइए, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है साथियों आपका क्रस्ट। ठीक है, जो आपका ए लभी कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर से इसके बारे में। क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी और ऊपरी परत होती है। ठीक है, इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। यह परत जो है महाद्वीपीय भाग में 40 किलोमीटर एवं महासागरीय भाग में 10 किलोमीटर होती है। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच आपके सीमा क्षेत्र को गोलार्ध असमबद्धता कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, जो कि 33 किलोमीटर मोटी होती है। ठीक है, नवरत्न किसके शासन काल में थे? बताइए, नवरत्न किसके शासन काल से संबंधित है? हर्षवर्धन के, शाहजहां के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या शिवाजी के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, जो आपका दिया गया आपने सी विकल्प साथी, आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन कौन से नवरत्न थे? कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धनवंतरी, छ- छपड़क, वेताल, भट्ट, वल्लु, वरुचि, घटकपड़ और वराहमिहिर। ठीक है, ये आपके नवरत्न थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 33 नंबर। जब किसी वस्तु का केवल एक ही क्रेता तथा एक ही विक्रेता हो तब वह स्थिति क्या कहलाती है? जब किसी वस्तु का केवल एक ही क्रेता तथा एक ही विक्रेता हो तब वह स्थिति क्या कहलाती है? बताइए। तो वह स्थिति आपकी कहलाती है साथियों द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाती है। ठीक है, द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति कहलाती है, जो आपका दिया गया ये विकल्प साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। इसके विपरीत जब वस्तु का केवल एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता हो तो उसे आपका स्थिति एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर। रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा पाया जाती है? रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा पाया जाता है? तो रेड डेटा बुक में आपकी विलुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, विलुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसमें विलुप्त प्राय पौधों एवं पशुओं दोनों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 32 नंबर। क्या देगा? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सिकंदर लोधी ने। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर सिकंदर लोधी। लोधी का वास्तविक नाम आपका निजाम खान था। ठीक है, 1540 में सिकंदर लोधी ने आगरा की नींव डाली थी और 1506 में आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 33 नंबर। क्या देगा? केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों तमिलनाडु की तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, याद रखिए केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कोयम्बटूर में स्थित है, जो आपका दिया गया है। पहले वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 34 नंबर। बताइएगा राइट आंसर होगा, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक? बताइए, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? मैंने इसके बारे में शायद आपको कल ही बताया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश राज्य का, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा तथा लोकसभा से क्रमशः जो है 31 तथा 80 सदस्य चुने। राज्यसभा से 31 और लोकसभा से आपके 80। ठीक है, और विधानसभा का भी जो सबसे अधिक है 430 के आसपास है। 480 या 30 के आसपास मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, विमुद्रीकरण क्या होता है? विमुद्रीकरण क्या होता है? विमुद्रीकरण आपका होता है क्या साथियों? विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार किसी भी सीरीज के मूल्य वर्ग की मुद्रा को अवैध घोषित कर चलन से बाहर कर देती है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अर्थात इसका क्या होता है? अर्थात यह होता है कि पुराने नोटों का चलन बंद कर देना। ठीक है, विमुद्रीकरण का अर्थ होता है कि पुराने नोटों का जो है चलन बंद कर देना। ठीक है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, नकली मुद्राओं के चलन पर रोक लगाना, आतंकवाद पर नकेल कसना तथा काले धन के संचय पर रोक लगाना। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे उत्तर क्वेश्चन है 36वां। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है, बताइए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है किस जिले में है? चित्रकूट में, सोनभद्र में, मैनपुरी में या पीलीभीत में? पीलीभीत में कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आपको वन जो है आपके सोनभद्र जिले में पाया जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहले विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? कितने वन पाए थे? 36.77%। ठीक है, पीलीभीत में आपके जो पाए जाते हैं 18.67%। ठीक है, चित्रकूट में आपके 18.22%। ठीक है, और जो आपका मैनपुरी में सबसे कम पाया जाता है 0.51%। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1939 ईस्वी में। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर है सभी को? सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे तथा 1939 ईस्वी में पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु महात्मा गांधी से मतभेद होने जाने के कारण इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया था। ठीक है, चलिए अगला आपका है 38 नंबर। खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा के लिए आपका प्रमाण पत्र दिया जाता है साथी ISO 22000। ठीक है, यानी कि 22,000। ठीक है, ISO 22,000 आपके खाद्य सुरक्षा के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, क्लियर को इसके बारे में। और ISO 9001 आपका जो है किसके लिए दिया जाता है? तो ये आपका गुणवत्ता प्रबंधन के लिए दिया जाता है। ठीक है, ISO 14001 जो है आपका पर्यावरण प्रबंधन के लिए, तथा आपका ISO 9202। ठीक है, 9202 आभूषण की शुद्धता के लिए जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला है, आखिरी क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो गया यहाँ पे। तो इसमें से आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। बाकी आपको क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में जो है आपको क्लास के। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।